मैं मुकेश मिश्रा, हिंदी अध्यापक, देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय देवरिया। क्लास 9th के बच्चों हेतु हिंदी के क्षितिज नामक पुस्तक का पहला अध्याय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेमचंद जी ने जो भी लेख लिखे उसमें उन्हीं लोगों की झांकी प्रस्तुत हुई जिन पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, हर वर्ग पे, यहाँ तक कि किसानों के साथ साथ जुड़े हुए जो ग्रामीण अंचल में जीव जंतु हैं, जिनसे किसान खेती कर लेता है, जिनसे किसान दूध प्राप्त कर पाता है। किसान के पास ऐसी कोई आमदनी नहीं होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर चीज़ों को मार्केट से लेके आए। बाजार की चीज़ें वो उतनी ही ले सकता है जितनी उसके पास अपनी व्यवस्था है। किंतु जानवरों के रख रखाव के साथ साथ जानवरों से मिलने वाली कुछ चीज़ें उसको सुविधा भी देती हैं, कुछ चीज़ें खाने पीने की व्यवस्था में चार चांद भी लगाती हैं। जैसे दुधारू जानवरों के रखने से पौष्टिक चीज़ दूध प्राप्त हो जाती है, और बैल इत्यादि के रखने से उसको खेती में तमाम सहायता मिल जाती है। माल ढुलाई का काम हो जाता है, जुताई का काम हो जाता है। लेकिन केवल ज़रूरत ही नहीं, साथ रहते रहते उन जानवरों से ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाता है जिसका कोई जोड़ नहीं। ये जानवर कहीं इंसानों से अधिक वफादार होके सामने आते हैं। ये जानवर अपने मालिक के न दिखाई देने पर परेशान हो जाते हैं। यही जानवर अपने मालिक के चाहत के अनुसार मेहनत का काम करते हैं। ये जानवर अपने मालिक को छोड़ के जाना नहीं चाहते। ये जानवर इनके ऊपर होने वाले अत्याचार के बहुत अधिक बढ़ने पर ही विरोध करते हैं। ये सारे गुण इन जानवरों में पाए जाते हैं, और इसकी व्याख्या प्रेमचंद जी ने कितने सुंदर ढंग से की है। आइए हम इसे वीडियो के अगले भाग में देखते हैं। प्रेमचंद जी कहानी की शुरुआत करते हुए लिखते हैं, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा शब्द का उपयोग ही बेवकूफ़, बुद्धिहीन जैसा अर्थ देने वाला मान लिया गया है, रूढ़ हो गया है। कोई शब्द जब एक ही अर्थ बहुत दिन से देता चला आता है तो उसको मान लिया जाता है कि यह शब्द यही अर्थ देने के लिए रूढ़ हो गया है। रूढ़ माने हट कर लेना, उसी एक ही अर्थ को प्रदान करते रहना। जब हम किसी आदमी को स्क्रीन पे शब्द गलत लिखा हुआ अव्वल चाहिए, अव्वल माने अच्छे ढंग का, अव्वल दर्जे का, यानी बड़े लेवल का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जिसको एकदम बेवकूफ़ कहना हो कह देते तुम गधे हो। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। प्रेमचंद जी कहते हैं, क्या गधा सच में बेवकूफ़ है? हो सकता है कि उसके सीधेपन के नाते उसे गधा कह दिया जाता हो। आदमी का सीधापन लोगों के लिए लाभदायक जरूर होता है, लेकिन उसके सीधेपन द्वारा उसका मजाक जरूर उड़ाया जाता है। निरापद सहिष्णुता, वह कोई आपत्ति नहीं करता है, अर्थात वह कोई विरोध नहीं करता है। सहिष्णुता बर्दाश्त करते रहना, उसके अंदर सहिष्णुता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, कोई विरोध नहीं करता। शायद इसीलिए उसे सबसे पहले नंबर का बेवकूफ़, अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ माने पहले नंबर का बेवकूफ़, सबसे अधिक बेवकूफ़ मान लिया जाता है, मान लिया गया है, मान लिया जाता है। उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जो पदवी दी गई है मूर्ख होने की, वह क्यों दी गई इसका निश्चय नहीं हो सकता। गायें सींग मारती हैं, गाय जो है वो मारने को दौड़ाती है। ब्याई हुई गाय, यानी जो गाय बच्चा दी हुई होती है, तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, यानी वो तो जरूर मारने को दौड़ाती है अपने पास आने पर।
कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। यहाँ गरीब कहने का मतलब पैसे से नहीं, क्योंकि कुत्ते को और पैसे से जोड़ा नहीं जा सकता। मजबूर, दूसरे पर निर्भर, इसी अर्थ को लेने के लिए गरीब शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, दौड़ा लेता है, विरोध करता है, भौंकता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। गधा कभी क्रोध नहीं किया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, गधे के ऊपर तब तक बोझ ला देते हैं जब तक उसके पैरों के नीचे पड़े हुए कच्चे ईंटें फट न जाएं, फूट न जाएं। इसके बाद भी वो डंडा खाता हुआ चलता है, लेकिन कभी कोई विरोध नहीं करता। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैसाख, वैसाख क्या है? ये हिंदी का महीना है। हिंदी का महीना, हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। चैत्र बैसाख यानी दूसरा ही महीना है हिंदी का। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ, ये 12 महीने हिंदी के होते हैं। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। गधा ना तो विरोध ही करता है, ना तो खुश ही होते देखा जाता है कि बड़ा खुश हो, चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता आई हो। एक समान रहता है, न खुशी और न गम। ऐसा नहीं है इंसानों की तरह कभी खुशी कभी गम। न तो कभी खुशी दिखाई देती है, ना तो कोई गमी भी अंदर बर्दाश्त कर लेता है, खुशी भी सामने किसी के व्यक्त नहीं करता है। यह है गधे की अपनी खुद की विशेषता। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। एकदम हमेशा एक सीरियस, बिल्कुल शांत स्वभाव जैसा दिखाई देता है उसका स्वभाव। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। बड़ा सुख है, बड़ा दुख है तो बदला नहीं, चेहरे का भाव ऐसे ही रहा। जबकि हम इंसान हर क्षण चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँचे। प्रेमचंद जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। ऋषि मुनि माना जाता था वे किसी दुख से दुखी नहीं, सुख से सुखी नहीं, एक समान रह के भगवत भजन करते हैं। ये भजन तो नहीं करता, लेकिन सुख दुख दोनों में एक समान रहता है। गीता भी कहती है सुख दुख दोनों में समान रहने वाला ही श्रेष्ठ है। उसी आधार पे यहाँ पे व्यंग किया गया है कि ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा माने अपनी उच्चतम सीमा में एकदम श्रेष्ठ स्वरूप में पहुँच गए हैं। ऋषियों मुनियों वाला गुण गधा धारण करता है, फिर भी उसको मूर्ख कहा जाता है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं न देखा। उसके अच्छे गुणों के बावजूद भी जितना उसका अनादर होता है, ऐसा अनादर हमने और कहीं नहीं देखा था। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मुझे ऐसा एहसास होता है शायद बहुत अधिक सीधा होना यह दुनिया वालों के लिए उचित नहीं। सीधेपन का लाभ जरूर लेंगे, लेकिन आपको आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपकी मजा लेंगे, आपको वाणी से पीड़ा पहुंचाएंगे। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आखिर भारतवासियों की अफ्रीका में इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है? सीधेपन के कारण। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? जबकि ये बात है तब ऐसा ही होता था। अफ्रीका में चलती ट्रेनों से भारतीय फेंके गए, काला कुत्ता कह के, ब्लैक डॉग कह के। अमेरिका इत्यादि में घुसने का मौका नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचा कर रखते हैं। क्या ये उनका दुर्गुण है? लेकिन इन्हीं सब सीधेपन के नाते उनको परेशान किया जाता, मजाक उड़ाया जाता है। जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। यानी कोई 4 बात कह भी दिया तो चुप रह जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, झगड़ा नहीं करते। फिर भी बदनाम, फिर भी नहीं बदनाम, इसीलिए बदनाम है बेचारे। इतने अच्छे गुणों के होने के बाद उनको सम्मान मिलना चाहिए भारतीयों को, लेकिन नहीं मिलता। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं। बताइए, ये नीचा करना हुआ कि जीवन के आदर्शों को ग्रहण करना हुआ? अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी अगले व्यक्ति के हर अन्याय का विरोध डट के करते, उसको धूल चटा देते विरोध करके, तो शायद ये भी सभ्य कहलाते।
जापान की मिसाल सामने है। जापान ने एक मिसाल दिया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मिसाल देना, उदाहरण प्रस्तुत करना। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़े बना दिया। एक विजय जापान ने की और सारी सभ्य जातियों के सामने उनकी गिनती में वो आने लगा। जापान ने अपने आप को ऐसा पेश किया, जिसने उसे परेशान किया कभी उसके सामने झुका नहीं, अपने थोड़े ही संसाधनों को लेकर के आगे बढ़ लिया और लोगों ने उसे सभ्य श्रेष्ठ मान लिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है। गधे का भाई यहाँ गधा अर्थ नहीं लेना है, यानी बेवकूफ़ अर्थ में भाई अर्थ लेना है कि गधा एकदम गधा है, लेकिन उससे थोड़ा कम गधा, थोड़ा कम बेवकूफ़ जो है, वो उसको हमारे प्रेमचंद जी छोटा भाई कहते हैं। बैल गधे कितना नहीं बेवकूफ़ है, इसलिए कम गधा है, या उसका छोटा भाई बता दिया। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी मारता भी है, बैल कभी कभी मारता भी है। वो गधे की तरह एकदम निर्विरोध जीवन नहीं जीता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, जो किसी काम को करने के लिए आप आगे बढ़ाएंगे तो पीछे भागेगा, जुताई करने के लिए ले जाएंगे तो लेट जाएगा, चाहे जितना डंडा खाए वो काम नहीं करेगा, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। बैल विरोध करता है, गधे कितना शांत नहीं रहता है, कभी कभी अड़ियल हो जाता है, यानी काम करने के लिए एकदम मना कर देता है। अड़ियल होने का मतलब है, तो इसलिए वो गधे से थोड़ा नीचा स्थान है, यानी वो कम गधा है, कम मूर्ख माना जाता है। लेकिन फिर भी उसके लिए व्यंग्य कसा जाता है। बछिया के ताऊ कह के बैल अर्थ लिया जाता है, यानी मूर्ख है बशर्ते कम मूर्ख है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी, झूरी नाम का एक किसान, काछी है उसकी जाति, हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं उसके, दोनों पछाई जाति के थे। बैलों की जाति का नाम है पछाई जाति का होना। देखने में सुंदर, काम में चौकस, मतलब काम बहुत बेहतर करते थे, मेहनतकश थे, मेहनती थे बैल। डील में ऊंचे, बैलों के कंधे पे एक छोटा सा भाग होता है जो ऊंचा उठा रहता है, मांसल, उसको डील कहते हैं। बहुत दिनों में साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, प्रेम व्यवहार हो गया आपस में। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी बातचीत करते थे। अपनी बात उससे, उसकी बात खुद समझते थे, लेकिन मूक भाषा में, इशारों की भाषा में। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था, एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। एक बैल दूसरे के मन की बात कैसे समझता था, प्रेमचंद जी कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन समझते थे ये तो पता है। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित। मनुष्य चुप रह करके एक दूसरे के भाव नहीं समझ सकता, लेकिन वो बैल समझ लेते थे, ऐसा प्रेमचंद जी का अपना विचार है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। प्रेमचंद जी कहते हैं वे दोनों एक दूसरे को चाटते, सूंघते, धक्का मुक्की करते, सींग एक दूसरे की लड़ा लेते, लेकिन यह विग्रह माने किसी वैर भाव से नहीं, क्रोध से नहीं, प्रेम के मारे ऐसा करते, विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से, बड़े अपनेपन के नाते। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा माने एक दूसरे को धक्का मुक्की कर देना, घूसे वगैरह मजाक मजाक में मार देना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, यानी हल्की फुल्की, नॉर्मल परिचय जैसी लगती है, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर दोस्ती ऐसी न हो तो उस पर विश्वास ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रेमचंद जी का विचार है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। हमारे प्रेम व्यवहार में एक दूसरे को चाटते, धक्का मुक्की कर लेते थोड़ा सा, तो उससे उस प्रसन्नचित्त माहौल में पहुंच जाते और थकान मिट जाती दोनों बैलों की।
नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। साथ खाते, साथ खाना बंद करते। नाद में मुंह डालना माने खाने का प्रारंभ करना। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। एक खाना बंद कर दे, दूसरा भी खाना बंद कर देता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई माने युगल, युगल माने जोड़ा, दो बैलों के एक जोड़े को गोई कहते हैं। बैलों को क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। भाई बैलों को कोई बता तो सकता नहीं, तो और ये अपने बैलों को ससुराल भेज दिए। असल में पहले के ज़माने में बैल मांग लिए जाते थे रिश्तेदारों के द्वारा, परिचितों के द्वारा। जिनके पास बैल नहीं होते थे वे बैल वालों से बैल मांग लेते थे खेती करने के लिए, जोतने के लिए। बैल नहीं समझ पाए, उनको लगा मालिक ने हमको बेच दिया है। इस बात पे उनको बहुत बुरा लगा बैलों को। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ये मुहावरा है, दांतों पसीना आना, मतलब बहुत परेशान होना, एकदम तंग आ जाना। झूरी का साला जो गया था वो जब लेके चला बैलों को तो नर्क कर दिए उसका। नहीं चलते, परेशान करते, इधर उधर भागते, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़ कर रस्सी, पगहिया रस्सी, रस्सी माने पगहिया, पगहिया माने रस्सी, आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। ऐसा करेगा बैल तो क्या करेगा, आदमी परेशान हो ही जाएगा। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हूँ करते। बैल क्या करते हैं, डंडे से मारो तो सींग नीचे करके उसी सींग पे डंडे रोक लेते हैं, उनके शरीर पे लगता नहीं, और फिर तेजी से सांस छोड़ना ताकि सामने वाला डर जाए और मारे ना। अगर ईश्वर ने उनको वाणी दी होती, आवाज़ दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई कारण बताओ, क्यों दे रहे हो? अपने यहाँ रखो, खिलाओ पिलाओ, काम कराओ, मुझे ऐतराज़ नहीं, लेकिन दूसरे क्या मत भेजो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे मालिक। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। भाई हमने सेवा में कसर रखी हो तो बताओ। जब कसर नहीं रखी थी तो ऐसे हमको दूसरों के हाथ क्यों बेच रहे हो? हमको पड़े रहने दो, हम आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आपके बगैर हम नहीं जी पाएंगे। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की कोई शिकायत नहीं की। न हमने कहा दाना कम है, न हमने कहा चारा कम है, न कभी किसी चीज़ की शिकायत की। फिर तुम हमें बेच क्यों रहे हो? तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे, दिन भर तो कुछ खाया पिया नहीं था। चलते रहे। जब नाद में लगाए गए यानी हौदी पर जब बांधे गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वे झूरी काची के घर को अपना घर समझते थे। आज वह घर उनसे छूट गया, वहाँ से हटा दिए गए, दूसरे जगह ले आए गए। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। बैल उनके साथ ना तो रहना चाहते थे, ना तो वहाँ खाना चाहते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी आंखों से देखा, कनखियों यानी तिरछी आंखों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, रस्सियां तोड़ दी और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दन में आधा आधा गिराव, गिराव माने जो गले में रस्सी बांधी जाती है वो गिराव, और जो गले की रस्सी से खूंटे में बांधी जाती है वो पगहा या पगहिया। आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। रोड पकड़ के आए नहीं थे, खेत खेत में से भाग गए। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। हमारे प्रेम के विद्रोह था, क्यों भगाए थे ऐसा कुछ भाव लग रहा था। हमको वहाँ नहीं जाना था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गले से के ऊपर गला रख देना, गला लगाना है। बैलों से प्रेमालिंगन करने लगा और प्रेम पूर्वक उनको
चूमना, यह दृश्य बड़ा ही मन को हर लेने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसा बहुत बार हुआ था, बैल बिकने के बाद वापस दौड़ के आ गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण थी कि ये बैल रात ही में भाग के चले आए। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों के ग्रुप ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, एक सर्टिफिकेट देना चाहिए स्वागत करने के लिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, यही उनका अभिनंदन पत्र था। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। इतने अच्छे बैल जो अपने मालिक को छोड़ के न रह पाए, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। सब बच्चे अपने मन से दिमाग लगा रहे हैं, अकेले चले, जब दो थे तो अकेले कैसे हुए। और तीसरा बोला, उस जन्म के आदमी हैं। भाई दूसरे जन्म में कोई क्या है, कैसे जाना जा सकता है। उनको लगा इतनी अकल है हमारे प्रेम के, चले पिछले जन्म में आदमी रहे होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सब लोगों ने मान लिया, हाँ चलो ऐसा ही रहा होगा। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। उसके मायके में काम नहीं किया बैलों ने, ये जान के वो चिढ़ गई, अरे बैल ऐसे हैं, भाग गए। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम माने जो खाए लेकिन पैसा ले खाए, बशर्ते उस आदमी का काम न करे, डकार जाए, पैसे को भी काम भी न करे, ऐसे को नमक हराम कहते हैं। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते हैं, जब चारा दाना नहीं खिलाया तो भाग गए लोग, इसमें नमक हराम वाली कौन सी बात आई। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। व्यंग बोली कि और सब पानी पिलाते, तुम केवल खिलाते हो, इसीलिए लोग भाग गए। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। व्यंग बोल रही है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मर। अब वो विरोध में गुस्से के मारे कह रही है, ना तो खली दूंगी, सरसों का तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो खली कहलाता है। चोकर भी चावल का टुकड़ा इत्यादि चोकर के रूप में माना जाता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, सूखा भूसा ही खिलाऊंगी, ना तो खली दूंगी ना चोकर दूंगी, कुछ नहीं दूंगी, केवल भूसा भूसा खाएंगे, खाएं चाहे मर जाएं, लेकिन मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे मायके जाके इन लोगों ने मेहनत नहीं किया, भाग चले वहाँ से। वही हुआ, मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई, सतर्क कर दिया गया, ताकीद कर दी गई, चेतावनी दे दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि क्या पता कुछ और मिल जाए। झूरी ने मजूर से कहा, मजूर यानी हरवाहा या मजदूरी करने के लिए जो घर पे रखा जाता था, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। तो मजूर ने जवाब दिया, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, मतलब बहुत हड़काएंगी। चुरा कर डाला तो मजदूर ने कहा, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी तुम भी मालकिन वाली ही बोलोगे, हमारा पक्ष नहीं लोगे, इसलिए मैं चुपके से बैलों को खली चोकर कुछ भी डालने वाला नहीं हूँ ना। दूसरे दिन झूरी का साला फिर गया, जो ले गया था बैलों को, रोक नहीं पाया, जिसको रास्ते पर बैलों ने परेशान किया था वो झूरी का साला था। झूरी का साला दोबारा आया बैलों को लेने। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, बैलगाड़ी होती थी तो बैलगाड़ी में जब बांध दिया तो भागने का मौका कम रहा। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, हीरा सहनशील ज़्यादा था, मोती जो था वो गुस्सैल ज़्यादा था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी डंडे डंडे पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। सोचो, दोनों ने मार भी खाई, सूखा भूसा खाली खाने को मिला, परेशानी बढ़ गई। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था।
झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, मतलब कभी डंडे से मारता नहीं था। फूल की छड़ी से भी न छूना मुहावरा है और इसका अर्थ है कभी भी मारना नहीं। उसकी टिटकार पर जीभ से निकाली जाने वाली एक विशेष आवाज़, जिसको बैल समझते थे, दोनों उड़ने लगते थे। उड़ना माने यहाँ रियल में उड़ना नहीं, बल्कि तेज़ी से बढ़ पड़ना, जल्दी जल्दी काम करने लगना। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, मतलब मान भी नहीं मिला, मार भी पड़ी, उस पर मिला सूखा भूसा और खाने को भी सूखा भूसा मिला। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, दोनों बैलों ने नाद की तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। ये चलते ही नहीं थे हल में दोनों को जोतने पर। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाए। बहुत मार खाए लेकिन चले नहीं। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट बराबर हो गया। हल माने हल, रस्सी, रस्सी जान ही रहे हैं आप लोग। जुआ, लकड़ी का एक पार्ट जो बैलों के कंधे में लगा हुआ होता है। जोत, हरिश की लकड़ी होती है लंबी सी, सब टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। बैलों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी, इसलिए वो रस्सियों के सहारे दोनों पकड़ लिए गए। हीरा ने मुँह भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। हीरा ने कहा, भागो नहीं, भागना व्यर्थ है, पकड़ लिए ही जाओगे, रस्सी बड़ी है। मोती ने कहा, तुम्हारी तो जान ही ले ली थी, इससे बढ़िया तो भाग ही चलते। तो कहा, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो कहता है, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। बैल के घर जन्मे हैं तो कोई भी मार सकता है भाई, मजबूर हैं। यहाँ ये बताना चाहते हैं किसी मजबूर को कभी मारना नहीं चाहिए। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियाँ। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। कहा, लाठी लेके आ रहा, कहो तो भी एक आध को उठा के फेंक दूं, मर जाएं। तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा। तो मोती ने कहा, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। तो फिर हीरा बोलता, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, हम बैलों का यह धर्म नहीं, हम किसी को मारे, भले ही हम मार खा लें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। यानी गया आया, एक आदमी को और लाया था, लेकिन दोनों ने मारा पीटा नहीं बैलों को। शायद उनको लगा होगा कि दोनों के रुख गड़बड़ हैं, दोनों के चेहरे पर गुस्सा ज़्यादा है बैलों के, मारने पे हो सकता है ये लोग भी पलट के जवाब दे दें। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। और देखिए प्रेमचंद जी क्या गजब लिखते हैं कि अगर गया ने मारा होता तो मोती पक्का है उसको मारता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल ही जाना मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा, सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। बैलों ने कोई विरोध नहीं किया। छोटी सी बच्ची है, बड़े प्यार से 2 रोटी ली है, लाके दोनों के मुंह में एक एक ठो रोटी देती है और भाग जाती है घर में। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। प्रेम का भोजन था, एक रोटी ही सही, बहुत बड़ी बात थी। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। 2 लोग जब दुखियारे मिलते हैं तो एक दूसरे से आत्मीयता हो ही जाती है। भैरव नाम का आदमी है, उसकी लड़की है, माँ मर चुकी है, पिता ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी वाली माँ जो है सौतेली माँ है, सौतेली माँ कहलाएगी ही। और वह हमेशा लड़की को मारती पीटती रहती थी, कोई प्यार नहीं करता था। बैल भी मार खाते रहते थे, इसलिए अपने दिल का दर्द बैलों के दर्द से जुड़ा और वह बैलों के प्यार के नाते एक एक रोटी खिला जाती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर, थान माने स्थान पर जहाँ खूंटा रहता था, जहाँ खाने के लिए हौदी रहती थी, बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी।
प्रेम का ये जो प्रसाद था, छोटा सा टुकड़ा था प्रेम का, दो दो गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। थोड़ा थोड़ा ही खाते, लेकिन शरीर वैसी की वैसी रह जाती। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों की आंखें और रोएं में ऐसा लगता था कि विद्रोह है, इनको इनके साथ हुई घटनाओं का बड़ा ही दुख है और ये बदला लेना चाहते हैं। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाह अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? तो बताया उसने, एक आध को सिंहों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो दूसरा समझाता है, लेकिन जानते हो यह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की है, जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? अभी तो माँ ही मरी है, पिता को भी मार डालोगे तो पता चलेगा अनाथ हो जाएगी। और उसी लड़की के द्वारा एक एक ठो रोटी इतने प्यार से पाते हो, तो रोटी और प्यार का यही बदला दोगे कि उसको अनाथ कर दोगे। तो कहता है कि तो मालकिन को न फेंक दूं, मालकिन ही मारती, उसी को मार दूं, बवाल खत्म हो जाए। वही तो मारती है, वही तो उस लड़की को मारती है। तो समझाता है, कहता है नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो फिर समझाता है दूसरा वाला बैल, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ा कर भाग चलें, रस्सी तुड़ा दें भाग लें। तो कहता, हाँ यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मैं तुम्हारी बात मान लेता कि भाग चलें, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटने वाली नहीं। कहता है, इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। थोड़ा चबा लो, पतली हो जाएगी, एक झटका मारेंगे टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती, काफी मोटी थी। बेचारे बार बार जोर लगाते रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, मारे प्रेम के मारे। पूंछें खड़ी होना माने जब ये जानवर बहुत स्नेह से युक्त होते हैं तो इनकी पूंछें खड़ी होती हैं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाक छेद करके रस्सी डालते हैं, उसी को नाथ कहते हैं। उसने घराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। प्रेमचंद जी के अनुसार शायद लड़की को ये बात समझ में आ गई। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ा नहीं चला। वे दोनों भागे, गाय ने पीछा किया और भी तेज हुए। गाय ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तो मोती बोला, तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो फिर दूसरा बैल बोलता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। बॉयज गर्ल्स, इस तरह से पहले अध्याय का एक पेज जो कि समाप्त हुआ। बाकी की व्याख्या आने वाले दिन में। आपको इसमें से जहाँ भी समस्या होगी आप पूछेंगे, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।